नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की और पहले चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी दौरे पर कोटद्वार पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने श्री सिद्धबली बाबा मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने अपने दिवंगत जीजा ओम प्रकाश सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गाड़ी घाट स्थित उनके आवास पर परिवार से मुलाकात की और दुख साझा किया। ये दौरा पूरी तरह पारिवारिक शोक से जुड़ा था, जिसमें किसी जनसभा का आयोजन नहीं था। गोवा में हुए नाइट क्लब अग्निकांड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में उत्तराखंड के भी कई लोग हताहत हुए हैं, जिनमें 5 युवाओं की मौत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता की और घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गोवा में हुए इस घटना पर उत्तराखंड सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन उनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उन सभी की प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उनको और उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे। इस समय कठिन समय उनके परिवार के ऊपर आया है, इसमें उनको एक दुख का सामना करना पड़ा है। भगवान ने तो अपनी शक्ति दी और इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी चिंतन में स्थान दिया। देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अद्भुत साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भारतीय सेना की किस रूप में देख रहे हैं और अभी भी उत्तराखंड का गौरव चौहान जी आज जनरल विपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके द्वारा निश्चित रूप से जो काम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, सेना को जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार का काम उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, उससे भारत की सेना न केवल मजबूत हुई, हर एक हमारे सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में भी उनका योगदान था। और देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड से उनका ये जन्म स्थान था, उनका बहुत लगाव था और अनेक योजनाएं उन्होंने, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो, यहाँ पौधारोपण के क्षेत्र में हो, यहाँ हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए हो, हमारी सरकार इसको आत्मसात करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनको सदैव याद भी करेगी और उनके द्वारा जो काम, जो लोगों के कल्याण के लिए, सैनिकों के लिए आगे बढ़ाए गए, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे और उनका जाना सच में हम लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति रही, लेकिन ये विधि का विधान है, लेकिन उनके जो काम हैं वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। सर, रावत जी की किस रूप में उनके योगदान को आप देख रहे हैं? देखिए, बीच नहीं है फिर भी आज भारत माता के अमर सपूत और देश की गौरव, देश के पहले सीडीएस
जनरल बिपिन रावत को नमन करने यहाँ पर आए हैं। और मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय रहा है। जब वो चीफ थे, मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हमारे नौजवानों की हाइट जो है कम होती है और भर्ती में इनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाए। उन्हें मेरी बात को स्वीकार किया और 20 दिन के अंदर उसका जो जियो करके मुझे उन्होंने बताया। और आज जो जवानों को छूट मिली है भर्ती में, वो बिपिन रावत साहब की देन है। वो हर समय जहाँ देश के बारे में सोचते थे, उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। मैं एक बार उनसे मिला, उन्होंने कहा साहब कश्मीर और हमारी इकोनॉमी में अंतर क्यों है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने गए हम वहाँ हर घर में 2-4 अखरोट के पेड़ होते हैं। और उन्होंने सेना के माध्यम से जो हमारे सीमांत गांव हैं 10,000 से अधिक अखरोट के पेड़ आपने लगाए। उस अभियान को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आज उनके नाम पर ये स्मारक हमने बनाया है। हमने जो हमारा सैन्य धाम है जिसका लोकार्पण होने वाला है, उसका जो मुख्य द्वार है वो भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर है। तो एक बार मैं दिल की गहराइयों से महानायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बागेश्वर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिलाएं स्वयं सहायता समूहों व उद्यमों से संवाद कर लोकल प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने 108 करोड़ रुपए की 42 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। राजनीतिक विशेषज्ञ मुख्यमंत्री के इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव के आगाज के रूप में देख रहे हैं, जहां जनसंवाद और विकास को केंद्र में रखा जाएगा। एक दिन को महत्वपूर्ण मानकर एक पल को राज्य के लिए समर्पित करते आए हैं। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड के समेकित विकास को लेकर, सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर, दूर-दराज पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर निरंतर कार्य करते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर में विकास की किरण अंतिम गांव तक पहुँचे, अंतिम छोर तक पहुँचे, उसको लेकर ही काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, अनेक यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई। जनपद में विकास की अपार संभावनाएँ हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारे हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में बहुत अच्छा यहाँ काम करते हैं। उन सभी को प्रोत्साहित करना हमारा काम है। हमारे सभी संगठनों के लोगों से विभिन्न प्रकार के रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेवाल के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ पहुंचे और 18वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ थराली विधायक भूलाराम टमटा, राज्य मंत्री बलबीर धुनियाल, राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी समेत कई पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वीर भूमि सवाड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। शहीद स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद मेले मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मेला समिति ने शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं मेला कमेटी ने अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सवाड़ के अमर शहीदों का स्मरण करते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। सैनिक मेले में पहुंचे हैं, क्या कुछ ओवरऑल कहना है? पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन इस मेले में आना तो जितनी बार आओ उतना कम है। यहाँ पर आकर हमें हमारे सभी वीर योद्धाओं की उनका स्मरण होता है, उनको हम नमन करते हैं। और सच में ये मेला बहुत
ऐतिहासिक मेला है। जिस गांव से, जिस छोटे से क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या जो भी युद्ध हुआ हो, जो भी ऑपरेशन हुआ हो, जो भी आतंकवादी ऑपरेशन सेना ने चलाया हो, उसमें सभी में यहाँ के वीर योद्धाओं ने भाग लिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस भूमि को नमन करता हूँ, इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मेला और अच्छा हो, इसके लिए हमने इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया है, जिससे कि हमारे सभी बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे कर्णधार भविष्य में इन सभी वीर योद्धाओं से प्रेरणा लें और देशभक्ति का उनके अंदर जज्बा हो, देशभक्ति के क्षेत्र में आगे आएँ और उनका स्मरण करके समाज की सेवा को आगे बढ़ाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोराहाट धनकल गांव पहुंचकर पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व नैनीताल के सांसद अजय भट्ट के बड़े भाई स्वर्गीय रामदत्त भट्ट के निधन पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धासुमन अर्पित किए एवं परिवार को संवेदना प्रकट की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि भारत रूस मित्र देश है, उनकी यात्रा से आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। साथ ही जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में आर्थिक शक्ति रूप में चमक रहा है, ये यात्रा सुरक्षा व अन्य क्षेत्र में ध्रुव गति से आगे बढ़ेगा और कई आयाम स्थापित होंगे। भारत का मित्र रहा है और बहुत बड़ी मित्रता रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा और जिस प्रकार से उस दोस्ती को और प्रगाढ़ किया, यहाँ आए उनकी गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठकर एक साथ दोनों वहाँ के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी गए। इससे भारत रूस के संबंधों में और मजबूती आएगी और हमारे देश के लिए भी, भारत की सुरक्षा के लिए भी, अन्य दृष्टि से भी ये यात्रा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। भारत को जो आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हमको मान्यता मिल रही है पूरी दुनिया के अंदर, आने वाले समय में भारत बहुत जल्दी ही दुनिया की 3 प्रमुख जो आर्थिक शक्तियाँ हैं उनमें शामिल हो जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन विकास कार्यों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करेगी। वहीं मंत्री ने गणेश जोशी से कहा कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वे क्षेत्र की जनता के बीच एक मंत्री या विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक भाई और बेटे के रूप में कार्य करते हैं। क्या कुछ है, कितनी राहत मिलेगी छतरी लोगों को? देखिए, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग थी रविंद्रपुरी की कि यहाँ पर सीवर लाइन पड़े। आज लगभग 3 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का शिलान्यास हमने किया है। इसी प्रकार यहाँ पर जितनी लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड करके उसमें पानी की लाइन, जितनी लाइनें हैं, एक डक्ट हम डाल रहे हैं जिसके माध्यम से वो लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी ताकि लोगों को असुविधा न हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है और आज इसी महीने के अंदर करीब 80 करोड़ से अधिक के काम मैंने शुरू कर रहा हूं। अभी 53 आज एक इसके बाद अभी शाम को 4 करोड़ से अधिक की 480 लाख की चंद्रोटे की सड़कों का शिलान्यास मैं कर रहा हूं। कल 53 करोड़ की गड़ी कैंट सीवर का शिलान्यास में कर रहा हूँ, भूमि पूजन में कर रहा हूँ। तो इस बात का प्रतीक है कि जहाँ जनता की सरकार जनता के द्वारा इस नारे को लेकर काम कर रही है, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक क्षेत्र को छूने का काम किया है। हर जगह कोई ना कोई काम हो रहे हैं। अभी मैं आपदा पीड़ितों को मैंने उनको वादा करके आया था, उनका सब कुछ बह गया था, गैस कनेक्शन, सिलेंडर सब बह गए थे।
अभी सिलेंडर वितरण करने हम जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में कोहरे का फायदा उठाकर जंगलों से लकड़ी काटकर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टंडा रेंज का वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मिशन अंकुश अभियान के तहत वन विभाग ने अलग अलग जगहों से खैर और संगीन से लदे 6 वाहनों को पकड़ा, जिन्हें अवैध रूप से ले जाया गया। इस कार्रवाई में वन विभाग ने आधा दर्जन से अधिक वन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी गौतम ने बताया कि सर्दियों में वन तस्कर अधिक सक्रिय हो जाते हैं और कोहरे का फायदा उठा के लकड़ी तस्करी करते हैं, जिनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है अंकुश, उसके तहत हमारे द्वारा माह नवंबर में 2 कैंटर, 2 टाटा 407 और 1 स्कॉर्पियो और 1 मारुति सुजुकी, इतने वाहन सीज किए हैं, जिसमें सभी में खैर था। इस दौरान लगभग 6 अपराधियों को जेल भेजा गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। भय पैदा करने के लिए एक हमारे द्वारा विभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस जो हमारा अभियान चल रहा है अंकुश, उसके पीपरवा और टांडा दोनों संयुक्त रेंज से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2 रेंजें हैं और उसमें चूंकि हमारे पास रुद्रपुर का भी प्रभार है, तो 3 रेंजों का स्टाफ इसमें कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जो अपराधी फरार हुए उनकी धरपकड़ के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और दबिश दी जा रही हैं। अपराधी भय के कारण वो अपने घरों से बाहर है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई पहल भारत दर्शन के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई स्कूल परीक्षा में ब्लॉक स्तर पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि 240 छात्र छात्राओं के दल को शैक्षिक भ्रमण पर रवाना करेंगे। वहीं निर्देशक माध्यमिक शिक्षा मुकुल सती ने जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना विद्यार्थियों को देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता से अवगत कराकर उनके ज्ञान और संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष भी इसी योजना के तहत 193 विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजा गया था। इस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। देखिए, पिछले बार भी हमारे कुछ बच्चे गए थे, 153 बच्चे लास्ट ईयर गए थे और इस साल हम 240 बच्चों को यहाँ से जो है देश के भ्रमण के लिए हम भेज रहे हैं, जिससे कि बच्चे समझ पाएंगे कि भारत क्या है और अपने ही कंट्री को पहचान पाएंगे, कितनी बड़ी विरासत, कितनी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें और साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे भारतवर्ष में है। तो इसके लिए हमने इसरो भी बच्चों को भेज रहे हैं, हम लोग त्रिवेंद्रम भेज रहे हैं, हम लोग उधर बेंगलोर भेज रहे हैं। तो बच्चे इस बार 240 बच्चे जाएंगे, काफ़ी कुछ देख के आएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी 8 तारीख को सोमवार को 11 बजे इन बच्चों को फ्लैग करेंगे, इन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, तो जिससे कि बच्चे जो हैं फुली मोटिवेट होकर भारत दर्शन के लिए जाएंगे। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आपको बता दें, रैली में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है और उत्तराखंड संगठन भी पूरी तरह सक्रिय है। उत्तराखंड कांग्रेस ने जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का दौर शुरू किया और कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। ये रैली भाजपा सरकार पर कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक वार मानी जा रही है, जिसमें कांग्रेस पूरी ताकत से भीड़ जुटाने पर ध्यान दे रही है। 14 तारीख को दिल्ली में लाल किले पर ऐतिहासिक कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की रैली है। उसके लिए हमने उत्तराखंड, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड से अधिक सहभागिता इस दिल्ली की रैली में हो। उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से
आज हमने रायपुर विधानसभा के प्रमुख लोगों को, जो यहाँ के पर्यवेक्षक इस विधानसभा के नेगी जी, बोगना जी, सूरत भाई, हमारे त्यागी जी और सभी लोग प्रमुख लोगों को हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की कि वे बसों की व्यवस्था कैसे होगी, हर वार्ड से कितने लोग जाएंगे और इस रैली में रायपुर विधानसभा का ठीक से प्रतिनिधित्व हो, अधिक से अधिक भागीदारी इस रैली में हो, संविधान बचाओ रैली में। उसके लिए आज हमने ये प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम ये बैठक लेंगे। इसलिए बहुत सारे, ये कोई भीड़ और सम्मेलन नहीं था, केवल व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी राज्य हित में एसआईआर का समर्थन करती है और इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ की वास्तविक जनसंख्या को सामने लाना है। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों से मेरी गणना मेरा गांव के तहत अपने गांव में ही जनगणना करवाने का आह्वान किया, ताकि पहाड़ की आबादी कम ने दिखाई दे। वहीं भट्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की मजबूती देने के लिए पार्टी अपनी टीम गठित करेगी और मतदाता सूची के शुद्धिकरण व सही अवलोकन में बीजेपी पूरी तरह निर्वाचन आयोग के साथ खड़ी है। की प्रक्रिया अगर उत्तराखंड में गतिमान करेगी तो पहाड़ में जो है वोटरों की संख्या जो है घटेगी। नहीं, मैं कई जगहों पर दो जगह नाम होने की वजह से क्या इससे वोट बैंक का लॉस होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूं, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परिवर्तित समाज के लोग देश के किसी भी कोने में है, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या, अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं। राजधानी देहरादून के करीब 14 लाख राशन उपभोक्ताओं को अगले साल तक राशन की दुकानें से मिलने वाले नमक के इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें, एनसीसीएफ ने खाद्य विभाग को जवाब में कहा कि नमक में 2% तक तत्व हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि नमक में रेत की शिकायत के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में अग्लुतनिश तत्व मिलने पर नमक की आपूर्ति रोक दी गई है और जैसे ही शासन से दिशा निर्देश मिलेगा वैसे ही वितरण शुरू होगा। राज्य में जो है समस्त कार्डधारकों को नमक का भी वितरण कराया जा रहा था, जो अभी सैम्पलिंग में कुछ उसमें अधोमानक पाए जाने के कारण उस पर शासन द्वारा उस पर रोक लगाई गई है और उसके बाद जैसे भी जो निर्देश शासन से प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही जनपद में जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लंबे समय से खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्क्रीन के जरिए केवाईसी की जांच की जा रही है। आपको बता दें, लेकिन राज्य के कई इलाकों में अभी तक लोगों द्वारा केवाईसी नहीं की गई है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सभी अधिकारियों को दोबारा निर्देश दिए कि कोई भी राशन धारक राशन से वंचित ना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी ने ई-केवाईसी नहीं की है तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बताया कि जिन लोगों द्वारा अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई गई है उन्हें राशन वितरित किया जाएगा, उनका राशन रोका नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि ऐसे लोग अपने राशन डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। देखिए, भारत सरकार के स्पष्ट डायरेक्शंस हैं कि ई-केवाईसी इस बात से होनी है कि हमने जो, चाहे वो मुफ्त राशन के रूप में गेहूं हो, चावल हो या सब्सिडी के आधार पर चीनी हो, सरकार की ओर से नमक हो या मुफ्त गैस सिलेंडर
रिफिल की योजना हो, ये सभी योजना का लाभार्थी जो हो बिल्कुल पात्र होना चाहिए। और वो पात्र व्यक्ति को पाने का या सिलेक्शन करने का ई-केवाईसी सबसे बढ़िया डिजिटल माध्यम रहा है, जिसमें थंबप्रिंट्स बायोमेट्रिक के माध्यम से, और थंबप्रिंट ना आए तो फिर आँखों की रेटिना के माध्यम से पात्र व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाए। तो संभवतः मुझे इस बात की बार-बार लोगों के द्वारा ये विषय निकल के आ रहा था कि कहीं-कहीं पे थंबप्रिंट नहीं मिल रहा है, कहीं-कहीं पे आँखों का रेटिना जो है वो नहीं एक्सेस हो पा रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति राशन से वंचित हो रहा है। तो उस पर हम लोगों ने एक विभाग को हमने डायरेक्शन दिया और उसपे एक राहत ऐसे पात्र लोगों को दी गई है कि उनको परेशान ना किया जाए। लेकिन हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को ये डायरेक्शन ज़रूर है कि वे 80% जो है वो ई-केवाईसी कराएँ, ताकि भारत सरकार जिस प्रकार से लगातार इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग और परीक्षण कर रही है, तो इसमें बहुत आवश्यक है कि ई-केवाईसी किया जाना, तो 80% काम किया जाने के तो सख्त निर्देश हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।